हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश और उत्साह के साथ हम आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और साथ ही साथ में आज के सेशन में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि इस सेशन में आपको मिलने वाला है यूपी SSC पेड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो आपके एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम में 50 प्रश्न जीके से आने वाले हैं। तो उसी पैटर्न पर आधारित आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो चलिए फटाफट से एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला में युद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी दोस्तों, भारतीय कला में युद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण चक्र के द्वारा हुआ है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है प्रथम उपदेश। किसके द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने कहां पर दिया था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सारनाथ। दोस्तों, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और जो कि क्या कहलाया था? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया था? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था, परिवर्तन कहलाया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला अगर बात की जाएगी दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं? तो भगवान बुद्ध ने अगर सर्वाधिक उपदेश की अगर बात की जाएगी, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। कहां पर? श्रावस्ती में दिए हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख के द्वारा होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि जो है अशोक के अभिलेख से होती है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अशोक की अगर बात की जाएगी तो एक महान शक्तिशाली शासक था, और इसके बहुत सारे अभिलेख हैं, और इसमें जो है रुम्मनदेही अभिलेख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रुम्मनदेही अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख। अगर बात की जाएगी रुम्मनदेही अभिलेख, ये किस लिपि में लिखा हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है दोस्तों, और इसमें यह उल्लेख किया गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक कला के चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सांची, भीमबेटका, अमरावती या फिर बाघ? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाएगी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। कौन सा है? भीमबेटका। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, भीमबेटका। और भीमबेटका ये किस प्रदेश में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों पड़ता है भीमबेटका, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। किस जिले में? रायसेन जिले में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रायसेन जिले में। और इसमें जो है पूरा पाषाणिक काल के अगर बात की जाएगी, शैल चित्र और चित्रों का वर्णन मिला, चित्र देखने को मिले हैं। तो शैल चित्र देखने को मिले हैं, चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है? आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने शुरू की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने शुरू की थी? राजा राम मोहन राय, NG रानाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर आत्माराम पांडुरंग? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा की स्थापना की अगर बात करी जाएगी तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की? तो 1815 में दोस्तों की। अगर बात करी जाएगी राजा राम मोहन राय, इसी को ही राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 में यह किस नाम से जाना गया? यही जो है आपका 1928 में
ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। किस समाज के नाम से जाना गया? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ब्रह्म समाज की बात करी जाएगी तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्या है? तो समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगर बात की जाएगी किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा वर्ष 1912 में, कब हुई? 1912 में क्या बना? कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली बनी। अगला सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? ऑप्शन है जतिन राशि, अनंत गुप्ता, पुलित दास या फिर विनय बोस। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जतिन राशि। तो जतिन दास की यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जतिन दास, इनका नाम क्या है? जतिन दास है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जतिन दास है। तो जतिन दास जो है भारत के राजनीतिक बंदियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए मांग की थी और इसमें इन्होंने भूख हड़ताल की थी और साथ ही साथ में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जतिन दास इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पूर्व गवर्नर जनरल थे, भारत के पूर्व गवर्नर जनरल थे, बताएंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व कौन भारत के पूर्व गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड मेयो। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये अगर बात करी जाएगी लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये पहले अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो पहले अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल थे, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपके से पूछा जाए पहले अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर बात की जाएगी चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम जो हैं और साथ ही साथ में स्वतंत्र भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? तो भारत के अंतिम और साथ ही साथ में स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले ये गवर्नर जनरल थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आज़ादी के उपरांत 21 जून 1948 तक, ध्यान रखेंगे, 21 जून 1948 तक ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया। अगला प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी या फिर C.R. दास। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये जो कविता है उर्दू भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे किस भाषा में लिखी गई है? उर्दू भाषा में लिखी गई है। और इसे किसने लिखा है? तो यह देश की एक बहुत ही अच्छी गज़ल है। तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसकी रचना गजलकार मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस गजल के को कब लिखा है? तो 1905 में लिखा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त एक बार बताएंगे। और साथ ही साथ में आप सभी लोगों ने अगर अभी तक हमारे लाइक वाले बटन से छेड़खानी नहीं की है तो थोड़ा उसके साथ में छेड़खानी करेंगे, लेकिन बार बार छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार करना है। अगर बात की जाएगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इन्होंने कब की थी? तो 1942 से 46 के बीच में इन्होंने की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर बात की जाएगी जवाहरलाल नेहरू, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इन्होंने लगातार ये 2 बार ये लगातार मतलब 2 बार इन्होंने अपने कार्य सीमा तक इन्होंने अपना कार्यकाल इनका था। मतलब लगातार ये कितने वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? बताएंगे। महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब से शुरू हुआ था? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी दांडी मार्च की, तो दांडी मार्च के बारे में हम पूरा सारा आपको बताने वाले हैं। तो अगर बात की जाएगी दांडी मार्च की दोस्तों, तो दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च स्टार्ट किया गया। कौन सा? दांडी मार्च स्टार्ट किया गया। किस लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च स्टार्ट किया गया। और जो इसमें 12 मार्च 1930 से हुआ, इसमें महात्मा गांधी के कितने अनुयायी थे? तो 78 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दांडी मार्च आरंभ किया गया और ये कब तक चला? तो 6 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल 1930 तक चला। 6 अप्रैल 1930 तक चला। और इसमें जो है महात्मा गांधी जो है दांडी तट पर पहुंचे थे। दांडी तट पर पहुंचकर उन्होंने नमक का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? नमक का निर्माण किया था। और नमक का निर्माण करके उन्होंने जो है इस आंदोलन, ये जो है नमक कर के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है नमक कर के विरोध में कौन सा आंदोलन किया गया है, तो आपसे पूछा जाए तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, गोदावरी, मूसी या फिर कृष्णा? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हैदराबाद जो है शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद शहर। किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। दोस्तों अगर बात की जाएगी हैदराबाद की, तो हैदराबाद वर्तमान समय में तेलंगाना की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। बात आती है तेलंगाना की, तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 29वां राज्य है। इसकी स्थापना 2 जून सन 2014 को हुई। कब हुई? 2 जून सन 2014 को हुई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये किस प्रदेश से अलग होकर बना है? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग बना है यह प्रदेश। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कोयला एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का, अग्नेय सेल का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोयला एक उदाहरण है अवसादी सेल का। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कोयला एक अवसादी सेल का उदाहरण है। अगर बात की जाएगी अवसादी सेल की, तो अवसादी सेल कैसी होती है? तो अवसादी सेल अगर पूछा जाए तो ये सेलें कैसी होती है? परतदार होती है। दोस्तों कैसी होती है? परतदार होती है। और अवसादी सेलों में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है।
और इन शैलों में इन शैलों में क्या होते हैं, तो इन शैलों में सीमेंट एवं कोयले की चट्टानें भी पाई जाती हैं। किसकी चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसमें फास्फेट हो गया, ठीक है, फास्फेट हो गया, सीमेंट हो गया और कोयला की चट्टानें पाई जाती है। किसकी, कोयला की चट्टानें पाई जाती हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे। बुध और शुक्र, बुध और शनि, पृथ्वी और बृहस्पति या फिर शुक्र और मंगल। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो वे कौन से 2 ग्रह हैं जिन्हें उपग्रह नहीं है, जिनके उपग्रह नहीं है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है बुध और शुक्र। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं बृहस्पति के। अगर बात की जाएगी बृहस्पति के, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके कितने उपग्रह हैं, तो इसके टोटल जो हैं दोस्तों 67 सैटेलाइट हैं। इसके 67 उपग्रह है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का उपग्रह दोस्तों चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। अगर बात की जाएगी पृथ्वी की दोस्तों, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और सभी के सभी लोग शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किसमें स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह किसमें स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रशांत महासागर, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर। तो अगर बात की जाएगी लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप किसमें स्थित है, तो लक्षद्वीप अरब महासागर में स्थित है, अरब महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, अरब महासागर में स्थित है लक्षद्वीप। अगर बात की जाएगी लक्षद्वीप की, तो दोस्तों लक्षद्वीप की अगर बात की जाएगी, तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है लक्षद्वीप। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है आशा वर्कर। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए भारत में कार्यरत हैं उन्हें आशा वर्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आशा वर्कर कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतया शुरू किया गया है। तो एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः कहाँ पर शुरू किया गया है, शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए मुख्यतया शुरू किया गया। किसके लिए शुरू किया गया, बालक के विकास दर को बढ़ाने के लिए, बाल श्रम घटाने के लिए या महिलाओं को नौकरी देने के लिए। तो एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम किस लिए स्टार्ट किया गया है, तो इसे स्टार्ट किया गया शिशु की मृत्यु दर को कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम जिसे हम लोग ICDS के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। और ये किसकी एक परियोजना है, तो ये केंद्र सरकार की एक परियोजना है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार की एक योजना है और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिशु की मृत्यु दर को घटाना। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त बताएंगे। सरकार ने किस तारीख से माल सेवा कर को प्रभाव में लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है, बताएंगे। सरकार ने किस तारीख से माल सेवा कर को प्रभाव में लेने का लक्ष्य निर्धारित किया। 1 जुलाई 2017 को, 1 अप्रैल 2017, जून 2017 या फिर 1 सितंबर 2017। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, भारत ने माल सेवा कर को प्रभाव में लेने का लक्ष्य किया है। तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। तो भारत में GST कब से लागू किया गया, GST की अगर बात की जाएगी, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, गुड एवं सर्विस टैक्स कब से लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को।
और अगर बात की जाएगी 1 जुलाई 2017 को इससे पहले किस तरीके के टैक्सेस लगते थे, तो इससे पहले दोस्तों जो है विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। और अगर बात की जाएगी इनके जीएसटी की अगर बात की जाएगी तो जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया है भारत ने, तो कनाडा देश से लिया है। किस देश से लिया है, कनाडा देश से लिया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी जीएसटी की, तो जीएसटी किस समिति से इसको लागू किया गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सा संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। संविधान संशोधन के द्वारा इसे 101वां संविधान संशोधन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसकी प्रमुख दरें कितनी है, 0%, 5%, 18% और आपका 28%। अगर बात की जाएगी भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लॉन्च किया गया, भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू की गई, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर, भारत में सबसे पहले जीएसटी जो है असम राज्य में स्टार्ट की गई। अगर बात की जाएगी सबसे बाद में जीएसटी कहाँ पर स्टार्ट हुई, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सबसे बाद जीएसटी की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो सबसे बाद में जीएसटी जो है जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की गई। जीएसटी के टाइप आपके कौन कौन से हैं, एक तो है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी, दूसरा है आपका स्टेट जीएसटी, तीसरा है आपका सेंट्रल जीएसटी और एक है आपका यूटी जीएसटी। तो इस तरीके से ये जीएसटी के आपके प्रकार हैं। जीएसटी की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसके लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कमजोर महिलाओं के लिए, युवा लड़कियों के लिए या फिर पुरुष के लिए, साक्षर महिलाओं के लिए। तो किसके लिए प्रियदर्शी योजना स्टार्ट की गई, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कमजोर महिलाओं के लिए स्टार्ट की गई। किसके द्वारा, किसके लिए, कमजोर महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। हरियाणा सरकार के द्वारा प्रियदर्शी योजना स्टार्ट की गई। अगला प्रश्न क्या है फटाफट से देखेंगे, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन का एक कारक नहीं है। निश्चित पूंजी, कार्यशील पूंजी, उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश, उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में सही आंसर छाप देंगे दोस्तों। अगर बात की जाएगी निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है, कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश। क्या है, उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी उत्पादन के कारक, तो उत्पादन के कारक में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं, तो उत्पादन के कारक देख लेंगे। आप लोग सभी दोस्त कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, तो उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, तो उत्पादन के कारक दोस्तों होते हैं भूमि जैसे हो गया आपका, श्रम हो गया, पूंजी हो गया। तो ये क्या है, भूमि, श्रम और पूंजी, ये सभी आपके उत्पादन के कारक हैं। और साथ ही साथ में उद्यमी भी इसमें शामिल किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। राज्य विभाग प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं, राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाते हैं, मुख्यमंत्री, आयुक्त, प्रधानमंत्री या फिर तहसीलदार। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है आयुक्त। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है आयुक्त। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रधानमंत्री, भारत का प्रमुख न्यायाधीश, दिल्ली के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थानों को दर्शाने वाला अनुच्छेद है। अनुच्छेद 10A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 45A। तो कमेंट सेक्शन में सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी संयुक्त राष्ट्र में 10वें अध्याय को शामिल स्वतंत्र संस्थान दिखाने वाला अनुच्छेद कौन सा है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 31A। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपका 31 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अनुच्छेद 71A होगा। क्या होगा, 71A होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्या होगा, अनुच्छेद 71A। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है,
किस अनुच्छेद, ध्यान से देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का आभास समाप्त कर दिया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अस्पृश्यता का आभास खत्म कर दिया गया है। 17 के तहत, 29 के तहत, 35 के तहत या फिर 49 के तहत? दोस्तों अगर बात की जाएगी भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अदृश्यता को समाप्त कर दिया गया, तो किस अनुच्छेद के द्वारा समाप्त किया गया? तो आर्टिकल 17 के द्वारा, अनुच्छेद 17 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न क्या है, उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत क्या बन गया, बताएंगे। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत क्या बन गया? तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित करते ही भारत गणतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक राज्य या फिर डोमिनियन राज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी भारत के स्वतंत्रता अधिनियम के 1947 के पारित होने के बाद में भारत तुरंत ही डोमिनियन, ध्यान रखेंगे, डोमिनियन राज्य बन गया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो दूध की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, किस तत्व की कमी होती है? पोटेशियम की, कैल्शियम की, लोहा की या फिर मैग्नीशियम की? तो दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है लोहा। दूध में किसकी कमी होती है? लोहा कमी होती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ में संबंधित परिघटना है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी परिघटना है आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ साथ में संबंधित प्रकाश परिघटना है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रकीर्णन। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है प्रकीर्णन। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। वोल्टेज करंट और किसके संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है? वोल्टेज करंट और किसके संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रतिरोध, आवृत्ति, एसी या फिर डीसी? सही आंसर क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, सभी दोस्त छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। वोल्टेज करंट के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है प्रतिरोध। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य की किरणों में भूरे रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य की किरणों के पड़ते ही भूरे रंग का हो जाता है। जिसका कारण है, किसका कारण है? उपचयन का, अपचयन का, अपघटन का या फिर संयोजन का? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फटाफट से छाप देंगे सही आंसर क्या होने वाला। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के किरणों में भूरे रंग का हो जाता है, जिसका यह किसका कारण है? तो अगर बात की जाएगी दोस्तों सिल्वर क्लोराइड की, तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य की उपस्थिति में भूरे रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य की उपस्थिति में भूरे रंग का हो जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह किस क्रिया के कारण होता है? तो यह जो है अपघटन क्रिया के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बूस्ट, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गेहूं, जई, जौ या फिर ट्रेटिकेल? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी बूस्ट, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि में ऊर्जा समूह के पेय पदार्थों में अनुपूरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है जौ। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है जौ। जौ में दोस्तों अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर्स और इसके साथ में बहुत महत्वपूर्ण ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। हाल ही में रायसीना डायलॉग 2022 संवाद भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो रायसीना डायलॉग 2022 संवाद भारत की सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है विदेश मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को निम्न में से किस राज्य में भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महाराष्ट्र,
गुजरात, गोवा या फिर कर्नाटक। दोस्तों अगर बात की जाएगी भारतीय तटरक्षक पोर्ट ऊर्जा प्रवाह को निम्नलिखित में से किस राज्य के भरूच तथा भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर गुजरात। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मिशन सागर 9 के तहत भारत ने भारतीय नौसेना के किस जहाज के द्वारा श्रीलंका के महत्वपूर्ण चिकित्सीय सहायता पहुंचाई है? श्रीलंका को महत्वपूर्ण चिकित्सीय सहायता पहुंचाई है, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है INS घड़ियाल। INS घड़ियाल जहाज के द्वारा श्रीलंका को महत्वपूर्ण चिकित्सीय सहायता पहुंचाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत व किसके मध्य में अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य में एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमति बनी है? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो किस देश की सहमति के साथ में किस देश के मध्य में अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की सहमति मिली है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में चेनाब नदी पर 540 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किश्तवाड़, बारामूला, उधमपुर या फिर कुलग्राम। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है किश्तवाड़। किश्तवाड़ इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे और कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताएंगे। हाल ही में निम्न में से किस देश ने कच्चे व दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? बताएंगे। हाल ही में निम्न में से किस देश ने कच्चे व दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर चाइना। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध कहाँ पर लगाया गया है? तो थाईलैंड में। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया? हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है आगरा। आगरा पहला जो है सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर है। अगला है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से SBI कार्ड्स ने निम्नलिखित में से IIT दिग्गज के कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो IIT दिग्गज कंपनी के साथ में समझौता किया है, इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? किसके साथ में किया? विप्रो के साथ में, TCS के साथ में या फिर गूगल के साथ में, इन्फोसिस के साथ में। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है TCS। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है TCS। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को पालने वाले किसानों को 900 रुपये प्रतिमाह, ध्यान से देखेंगे, 900 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को पालने वाले किसानों को 900 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है कर्नाटक। 900 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? कर्नाटक के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद की ग्राम पंचायत पटवाई में भारत को पहले अमृत सरोवर का निर्माण किया जा सकता है? बरेली, गोरखपुर, रामपुर या फिर देवरिया। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है रामपुर। अगर बात की जाएगी रामपुर जनपद की ग्राम पंचायत पटवाई में भारत के पहले अमृत सरोवर का निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षक को क्या कोड है? परमाणु परीक्षक का क्या कोड है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑपरेशन डेजर्ट, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति या फिर ऑपरेशन काबुल। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पोखरण परीक्षक का कोड क्या था? तो पोखरण परीक्षक का कोड था ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी, नवाज शरीफ, बराक ओबामा या फिर जेम्स कैमरून? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 30 नवंबर 2015 को। कब किया गया? 30 नवंबर सन 2015 को किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया है? द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया है? लियोनार्डो दा विंसी, क्लॉड मोने, मोजार्ट, माइकल एंजेलो? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी द लास्ट सपर की, तो इसके कलाकार कौन है? तो इसके कलाकार दोस्तों है लियोनार्डो विंसी। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फिर कबड्डी? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी को भारत का जो है राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगर बात की जाएगी भारत के मेजर ध्यानचंद जो हैं वो हॉकी के एक महान खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी हैं। कई बार आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। मेजर ध्यानचंद फील्ड हॉकी के से संबंधित हैं। अगर बात की जाएगी मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी खेल से संबंधित हैं। इनका और किस नाम से जाना जाता था? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बताएंगे। निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? राहुल गांधी, बेजवाड़ा विल्सन, लाल कृष्ण अडवाणी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 2015 में भारत रत्न से सम्मान किसे किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अगर बात की जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो कि 3 बार इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। 3 बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के साथ में आप सभी लोगों को शेयर करना है। अगला प्रश्न क्या है? MRI किसका पूर्ण रूप है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। MRI किसका पूर्ण रूप है? मेडिकल रिसर्च सूचना, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग या फिर मीडिया रिसर्च सूचना या फिर मीडिया रिसर्च इमेजिंग? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों MRI का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म है। एक बार फिर से सुनेंगे, क्या है? MRI, तो मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। फटाफट से आप सभी लोग हमारे आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने सभी दोस्तों के साथ में आज के सेशन को शेयर करना है। सभी दोस्तों को एक बार इनवाइट करेंगे हमारे इस क्लास के लिए, तो जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके लिए तथा आपके सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया। जैसे कि ये आपका प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 14 फरवरी को या फिर 8 मार्च को? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1 दिसंबर को। दोस्तों 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखेंगे।
पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है, बताएंगे। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? मुल्ला नसरुद्दीन, विष्णु शर्मा, राजा सुदर्शन या फिर तेनाली रामन। तो अगर बात की जाएगी पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है, तो पंचतंत्र दंत कथाएं जो हैं विष्णु शर्मा के द्वारा रचित कथाएं, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित कथाएं हैं। अभी दोस्तों ध्यान रखेंगे, पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है, बताएंगे। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? डल झील, सुखना झील, पुष्कर झील या फिर बुलर झील। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका एकदम करेक्ट आंसर है वुलर झील। क्या है? वुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? सभी लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बार शेयर करेंगे। सभी लोग, जितने सारे लोग आज के सेशन को देख रहे हैं, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से। आज का जो लास्ट प्रश्न है इसे हम लोग देखेंगे। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत की संसद में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्या है? गणेश मावलंकर इसका एकदम करेक्ट आंसर। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत में संसद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी कौन थे, तो गणेश मावलंकर थे। अगर बात की जाएगी लोकसभा भारतीय संसद का कैसा सदन है? लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। क्या है? निम्न सदन है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन दोस्तों हमारा बस यहीं तक था। आप लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस वही कहना चाहते हैं जो हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी लोग प्रतिदिन 8 बजे शाम को हमारी क्लास से अवश्य जुड़ेंगे। बहुत